बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 7 प्रेमचंद का बचपन। करते हैं इसकी शुरुआत। इससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटनाओं को समाहित किया है। साथ ही यह भी दर्शाया है कि हम सभी की बचपन की शरारतें, बात बात पर लड़ना झगड़ना, फिर एक हो जाना, सभी कुछ बंधनों से मुक्त होता है ना। चलिए आइए कुछ करके सीखिए। आप बचपन में कौन कौन सी शरारतें करते थे, आप उनको यहाँ पर लिखिए। इतने हम पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद माँ के लाडले थे और शरारत कहिए या चुगल उनकी गुट्टी में पड़ी थी। आए दिन कुछ ना कुछ हुआ करता था, घर पर उल्हाना मौजता। एक रोज ऐसा हुआ कि लड़के नाई नाई खेल रहे थे। नवाब प्रेमचंद का घर का नाम को शरारत सोती। इसने एक लड़के रामू की हम हजामत बनाते बनाते बांस की कमानी से उसका कान काट दिया। खैर कान कटा तो नहीं, लेकिन खून जरूर भल भल बहने लगा। रामू रोता फिरता अपने माँ के पास पहुंचा। माँ ने बेटे के कान से खून बहते देखा तो आग बबूला हो गई और एक हाथ से रामू को पकड़ी झनकती पटकती नवाब की माँ के पास उल्हाना देने पहुंचे। नवाब ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी खिड़की के पास दुबक गया। माँ ने दुबकते हुए उसे देख लिया और पकड़कर 4 झापड़ लगा दिए। पूछा, राम को कान तूने क्यों काटा? नवाब ने निहायत भोलेपन से जवाब दिया, पता नहीं कैसे कट गया, मैं तो उसकी हजामत बना रहा था। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लेना, पटोर उखाड़ लाना यह तो रोज की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गाली भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊब और मीठी मटर और मुलायम हो जाती थी। लम्ही चूकी सदा से बहुत गरीब गांव रहा है, इसलिए कोई इस चीज को दरगुजार नहीं करता था और अक्सर इस बात का उल्हाना आता। घर में डांट फटकार भी होती, लेकिन एक रोज के बाद सिर वही रंगा। ढेला चलाने में भी नवाब बहुत मीर थे। टिकोरे पेड़ में आते ही उनकी चाल मारी शुरू हो जाती। ऐसे कर निशाना मारते कि 2-3 ठेलों में आम जमीन पर नजर आता। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर चब्बत हो गया थी। और सबसे ज्यादा मजा तो निशानेबाजी में तब आता था जब आम पकने शुरू हो जाती। तेज आंखें सब आम के पेड़ों को ताक रही थीं और जहां किसी डाल में कोई पका आम दिखाई नहीं कि ढेलेबाजी शुरू। मजाल कि 2-3 चक्रों में वह नीचे ना आ जाए। रखवाला है तो चिल्लाने दो, गाली देता है तो देने दो, हमें आम से मतलब है किसकी उसकी गाली से। जब तक अपनी लाजी डंडल लेकर वह आया था, हम कहाँ के कहाँ होंगे। अपनी मंडली में नवाब का निशाना मशहूर था। इस मामले में वह अपनी टोली के सारे लड़कों का सरताज था। आज तक जैसे लोग उसका बखान करते, वैसे गुल्ली डंडे का। सुनते ही उनकी टोली अच्छी तरह जमकर बैठ जाती तो गुल्ली 150 गज की खबर लेती थी। लेकिन जरा बाद की बात है, अभी तो हाथ में इतना दम ना था। 8वें साल में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। ठीक वही पढ़ाई जिसका कायस्थ घरानों में चलता था। उर्दू फारसी लमी में मील सवा मील की दूरी पर एक गांव है लालपुर। वहीं एक मौलाना साहब रहते थे जो पेशे से दर्जी थे, लेकिन मदरसा भी लगाते थे। प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी चोरी में उस जमाने को खूब डूब डूब कर याद किया है। हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछोना, वह नंगे पांव खेतों में घूमना, आमों के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरोधे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मजा आता था, वह अब बुला के शरबत में भी नहीं आता। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, वह अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर, असली नाम बलभद्र, के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी के साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे।
हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब की यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, ना गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था, फिर डाके फेंका था। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाही की कवायद देखते, कभी भालू या बंदर नाचने वाली मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों की बाहर देखते। गाड़ियों की समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी ना था। रास्ते में शहर की एक महाजन ने एक बांध बनना शुरू किया था। वह एक कुआं खुद रहा था। वह भी हमारे लिए दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुर्ची से क्यारियों को कोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियों को छांट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद आता था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे में निपटा देते। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिरी रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी कर केवल शौक के लिए करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनकी खूब बड़ाई करते, या कहिए कि हम मौलवी साहब के सफारी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ मिल जाता तो हम फूले नहीं समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना सोचता मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात लेके जाते। कभी सेर आधा सेर कलियां तोड़ ली, तो कभी 10-5 ओख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। इन सौगातों को देखते मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीजों की फसल न होती तो हम सजा से बचने का कोई और उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहली और चंडुलों के पिंजड़े लटकते रहते थे। हम सबके याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथी वे भी पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को फतिंगे पकड़ लाने की विशेष ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को फतिंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभार हमारी बला फतिंगों के ही सिर चली जाते ही उनका बलिदान कर हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। भगवान को प्रसाद बढ़ाए बिना कब वरदान मिला है गुरु की सेवा किए बिना, कब किसे विद्या आई है। पुराना कायदा तो कम से कम यही था, और भी बहुत सी खिदमतें अंजाम देनी होती होंगी। मसलन बकरी के वास्ते हरी हरी पत्तियां तोड़ लाना, बाजार जाकर सौदा सुलभ से लाना, हुक्म तर करने का तो जैसे जिक्र ही बेकार है। उसके बिना किसी को भी कुछ भी आया। पढ़ाई का तरीका वही पुराना रहा होगा, जो कि बाद में तमाम नए प्रयोगों के बावजूद शायद सबसे अच्छा था। अर्थात रटंत गणित के मास्टर साहब पाला रटाते थे। दर्जे भर के लड़के झूम झूम का संवेद गायन की तरह पहाड़े रटते थी। 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 या 21। संस्कृत के पंडित जी गच्छति गच्छत गच्छन्ति, रामा रामो रामा रटाते थी। मौलवी साहब आमद नामा लेकर आमद आमदद आमदी आमदे आमदम आमदेम, गोयद गोयन गोई गोयद गोयम गोयम। क्या अजब कि यह चीज मौलवी साहब की दहेलों और चंडुलों की जबान पर लड़कों के पहले चढ़ जाती थी। जब आमदनामा पक्का हो जाता तब शादी के गुलिस्ता, बोस्ता और करोमा मामुमकिमा की बारी आती। फारसी पढ़ने का यह कायदा आज सैकड़ों सालों से दुनिया में चल रहा है। नवाब ने भी इस कायदे से फारसी पढ़ी और चहलबाजियाँ की तो जो होनी थी होती रही। तब हमें ऐसा लगता कि मौलवी साहब ने नवाब की फारसी की जड़ काफ़ी मजबूत कर दी।
उर्दू के बारे में कहा जाता कि उर्दू पढ़ाई नहीं जाती है, गलुए में आती है। पढ़ाई तो फारसी जाती है। जो भी बात हो, इसमें शक नहीं कि इन मौलाना साहब ने उनको फारसी की बुनियादी खूब पक्की कर दी थी कि उस समय यह महल खड़ा हो सकता। प्राइवेट तौर पर जब इंटर और बीए करने की नौबत आई, उस वक्त नवाब राय को यह तय करने में 1 मिनट नहीं लगा कि एक विषय जरूर फारसी होना चाहिए। और इन्हीं दिनों की बात है कि उन्होंने हलधर ने मिलकर घर से 1 रुपया उड़ाया था। अब जरा उसकी दास्तान उन्हीं से सुनिए। वो हाथ धोकर हम दोनों घर गए, डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे ना बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चबेना भी ना लिया, किताब बगल में दबाई, मदरसे का रास्ता ले लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था, इसलिए रुपयों को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। उन दिनों 5 आने से बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी। आधा से मिठाई से हम दोनों अफर जाते, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए, इससे मज़ा भी आए, पेट भी भरे, ऐसे भी कम खर्च हो। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राजी हो गए। वे 2 पैसों के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े बारे अमरूद लिए। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलदर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखा, पूछा, रुपया कहाँ पाया? लाला चुरा तो नहीं लाया? जब हम हमारे पास तैयार था, ज़्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ चुके थे, विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे ना थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। मदरसे पहुँचे। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर से छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल उड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेरा देखने की ठहरी। खूब बाहर रहेंगे, मजे से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचे हैं। लेकिन मौलवी साहब ने कड़ी शर्त यह लगा दी कि सब लड़के छुट्टी से पहले अपना अपना सबक सुना दे। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। सब मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। वैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार नहीं किया। तय हो गया कि वह छुट्टी पाते मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेला देखेंगे। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह ना आएगा 1 पैसा भी खर्च न करूँगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुँचे 1 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गया? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता रहा। अकेले मेला देखने में भी जी नहीं लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल गई तो नहीं गई, चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे चल दिया। रास्ते में ख्याल आया, मकतब होता जुनून, शायद हलधर अभी वहीं हो। लेकिन वहाँ सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ। कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चाचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घोसा मारा कि मियाँ हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते हुए ले गए। तुमने मौलवी साहब को तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अब कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभावी पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने इनामी आते सबकी मन्नतें मांग ली। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बताशे। गांव के पास पहुंचा तो गांव की धी का सुमरन किया, क्योंकि अपनी हल्की में धी की ही इच्छा प्रधान होती है। ये सब कुछ किया, लेकिन जो जो निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। घटाएं उमड़ी आती थी। मालूम होता था आसमान कटकर गिरना ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम को छोड़ छोड़ भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की और उछलते कूदते चले जा रहे थे। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ी जा रही थी, लेकिन वो उस गति से चला जाता था मानो पैर में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो, हमारे द्वारा हमारी इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घर में घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा सह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ रहूंगा तो वह और पिघल जाएगी। रात कट जाने पर कौन पूछता है, सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़की ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधा मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोटे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आगे करके पूछा, कहाँ थे? अब तक मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है, बोलो तूने रुपया चुराया है कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकलते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपए चुराए कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा, मैंने कहा। मुंह से बुरी बात भी न निकल पाई कि पिताजी की विकराल रूप धारण किए। दांत पीसे झटपट उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम थे। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है तब तमाचा पड़ेगा तो कहीं इसकी जान न निकल पड़े। मैंने जो देखा कि मेरी हिम्मत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे बहुधा इन मौके पर और मैं मचल जाते हैं और मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य ऐसे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर हो गया। हालत के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। सारी देह धूल धुसारित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भीग गया है। चाची हल्दर को डांट रही थी। अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी। बोली, लो आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था? किसने? मैंने निशंक होकर कहा, हल्दर ने। अम्मा बोली, अगर उसने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हल्दर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी ना खाई थी। मेरा तो 2-4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हल्दर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की भी। नहीं तो चाहती मुझसे ये क्यों पूछती, रुपये तूने चुराया हल्दर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय सतुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हल्दर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा।
अम्मा देखा वही बात निकाली ना, मैं तो कहती थी ना कि बच्चे की ऐसी आदत नहीं, पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझे ही उल्लू बनाने लगे। हल्दर ने कहा, मैंने तुझसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा। प्रेमचंद ने कहा, वही तालाब के किनारे। तो ऐसा था प्रेमचंद का बचपन। तो बताओ बच्चों, आपने इस बात से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें बचपन में जैसे हम लड़ते झगड़ते हैं तो हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। और नंबर 2, हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।